हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि 125 अंकों से ज्यादा के गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। कल बढ़िया एक लड़खड़ाती शुरुआत के बाद बढ़िया अपटिक्स, दिन के हाईज के आसपास बंद और उसके ऊपर और फर्दर तेजी के इंडिकेशंस आते हुए। वजह क्योंकि ग्लोबल क्यूज बेहतर। एक इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स 1% दबाव में थे। लगा भाई बैक टू बैक तीसरा स्टेट सेशन होगा यूएस में जब प्रेशर के साथ कामकाज होगा उस इंपॉर्टेंट फेड मीट के अनाउंसमेंट से पहले या फिर बैठक की शुरुआत से पहले। और वो डाइजेस्ट करके गए हम कमजोरी। यूएस में लड़खड़ाती शुरुआत जरूर हुई लेकिन फाइनली हुआ क्या, 2/3 से 3/4% तीनों बेंचमार्क तो आपकी स्क्रीन पे उछाल के साथ बंद हो गए। आज सुबह के फ्यूचर्स भी ग्रीन में। तो कहां हम दबाव बचा के गए 1% तक का और कहां सारा का सारा बाउंस बैक उल्टा उसकी तरफ सामने आता हुआ। तो वो जो डिफरेंशियल तगड़ा आ गया वो मूड सुधार रहा है बाकी इक्विटी मार्केट्स का। और एसजीएक्स भी इसीलिए दिखा रहा है कि हम 100, 125, 150 इस तरह के उछाल के साथ शायद 9 बजे जब कंटिन्यूस सेशन उसमें जाएं प्री ओपन में तो इस तरह की तेजी देखने को मिल रही है शायद। तो इसीलिए वो संकेत पॉजिटिव। लेकिन इवेंट बड़ा है, उससे पहले ये थोड़ा सा दमखम बाजार क्यों दिखा रहे हैं, क्या डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही है, क्या फेड आउटकम को लेकर अटकलें हैं, पिच का मुआयना करके आए। वो सुबह बारिश थी पर जब बैट्समैन उतरे तो मारने लगे बैट को। ये कैसे चला? आपको याद होगा कई बार जब डकवर्थ लुईस का खतरा बना रहता है तो बल्लेबाज जो है ना अंधी मारने लगते हैं और 5 बार तुक्का लग भी जाता है तो कुछ रह नहीं जाता, फिर आपको कम बॉल पे बहुत रन बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए लोग उस तरह की बैटिंग करने लगते हैं ना। इधर उधर मारा तो कहीं 6 चला गया, पता लगा तो कीपर के ऊपर से चला गया छक्का, इधर उधर बल्ला कहीं लग गया। तो उस टाइप की बैटिंग हो रही है क्योंकि पिच अलाउ नहीं कर रही कि आप बैटिंग करें, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण ये कि इतने दिन से वो शांत बैठे थे, टुक टुक करके खेल रहे, तो उन्होंने कहा चलो आज खेल ही लेते हैं। तो बिल्कुल ये वाला था। अब 1-2 दिन रह गए हैं तो डिबेट चल रही है क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो अब ये डिबेट पीछे छोड़ के अब नवंबर की डिबेट शुरू हो गई। नवंबर में क्या होगा, क्या नरम पड़ जाए, मान लो चाहे इस बार कर ही दिया जोरदार तरीके से तो अब ठंडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ये डिबेट अब नई शुरू कर दी इन लोगों ने। अब करने के लिए कुछ काम चाहिए ना, तो इस तरह की डिबेट वहाँ हो रही है। लेकिन सच का सामना ये है कि 75 बेसिस पॉइंट तो आप मान के चलिए कि इतना तो होना ही होना है। 1% होगा ही नहीं होगा ये एक डिबेटेबल है। अब इसमें एक वहाँ पे तरह तरह के इंडेक्स चलते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो 1% हो सकता है, इसके फेवर में 18% लोग हैं और लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी इस फेवर में है कि 75 बेसिस पॉइंट होगा। तो 75 होता है तो डिस्काउंटेड है, 1 होता तो शॉक होगा, उसके बाद फिर नई चर्चा शुरू होगी। लेकिन मार्केट इसी चीज़ को प्रियम्प्ट करने के बीच में कल एक बिल्कुल टेक्निकल बाउंस था, इसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई ट्रेंड वेंड है। तो इसलिए हमें लगता है कि यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा क्यूज़ आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ इसका कि आप वेट करें, वॉच करें। डाउ फ्यूचर्स हालांकि थोड़ा ग्रीन में ही आपको दिखेगा और एसजीएक्स निफ्टी तो खैर बेहतरीन 125 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि आप अपने रिस्क पे यहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं क्योंकि इतने बड़े इवेंट से पहले, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है क्योंकि 16 सेंट्रल बैंक्स के फैसले होने हैं, इंक्लूडिंग फेड मिलाइए 16 हो जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड तो बढ़ ही रहा है ना, तो अब उसका इम्पैक्ट 3-4 महीने लैग से आता है। जब जैसे होम लोन आपका बढ़ा दिया मान लीजिए खूब, तो आप एक आधी EMI झेल ले जाते हो जोश में, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं अब हिट कर रहा है। तो ये जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं ये आपको हिट करेंगे 1-2 महीने में। आप इसको कितना भी जोश में या लिक्विडिटी में समेटने की कोशिश करें, लेकिन सच ये है कि पैसा महंगा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट आपको ग्रोथ स्टॉक पे दिखेगा, खासतौर पर आईटी पे दिख भी रहा है। अंडर परफॉर्मर है लगातार। चलिए ठीक है, तो ये वो नाइट वॉचमैन वाला मामला हो गया एकदम। वो मैच रात होने से पहले जितना लपेटना लपेट दो, तो अभी वो एकदम इवेंट से पहले मारने के मूड में। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस ही रख रहा हूं मैं, ऐसा कोई एग्रेसिव नहीं जा रहा हूं आज के सेशन में। अच्छा गैप अप मिलेगा, उसके बाद बिहेवियर को वॉच आउट करना पड़ेगा। तो कोशिश है कि खबरों या डिफेंसिव्स के थ्रू ही चेज करूं और कुछ लाल वाले स्टॉक्स भी होंगे। शुरुआत बढ़िया लार्ज ट्रेड्स के साथ करता हूं और ये जो लार्ज ट्रेड्स कल रिपोर्ट हुए, मुझे लगता है सब स्टॉक्स ग्रीन में कामकाज करने चाहिए। पहला, एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज। इसका साल भर का चार्ट डॉक्टर साहबा खोल के दिखाइएगा स्क्रीन पे।
एडवांस एंजाइम्स बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, मेरे ख्याल से अपने लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। चार्ट नहीं दिखाएंगे क्या साल का? आ गया, ये देखिए पिटा हुआ एकदम स्टॉक है, मैसिव अंडर परफॉर्मर। जब निफ्टी रिकॉर्ड हाईज, निफ्टी बैंक नियर हाईज, इस तरह का कामकाज हो रहा है। पर कल क्या हुआ, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने, एक प्रमोटर एंटिटी ने, एडवांस्ड वाइटल एंजाइम्स ने 25,75,000 के आसपास शेयर्स बेचे, और ये पूरा का पूरा, इनफैक्ट इससे ज्यादा 29 लाख शेयर्स प्लस जो हैं नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने खरीद लिए। इस स्टॉक को रखिएगा रडार पे। नालंदा इंडिया जो है जाना जाता है लॉन्ग टर्म बढ़िया बेट्स के लिए। तो जरा, और मैं कल नोटिस कर रहा था, पिटा हुआ स्टॉक, इस तरह से पिटा हुआ, इस तरह का मैसिव अंडर परफॉर्मर, प्रमोटर्स एग्जिट होते हैं, नालंदा को इक्विटी प्लेस करते हैं, नालंदा एंट्री करता है अच्छे खासे चंक के साथ। तो इसीलिए रडार पे रख रहा हूं। आज तो ग्रीन मान के चल रहा हूं, लेकिन ये स्टडी का रीजन, अब नालंदा का घुसना क्या अट्रैक्टिव हो गया स्टॉक पता नहीं है, इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या बदल रहा है, क्या दिक्कत आई थी, उसके बाद वो कॉल। लेकिन आज के लिए तो इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, मुझे लगता है अच्छे डिसेंट अपमूव जो स्टॉक, पिटा हुआ स्टॉक आज डिलीवर कर सकता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, KIMS, ये फिर रडार पे आया है, फिर लास्ट ट्रेड हुआ है। फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंपनी का जब IPO आया था तो प्री IPO इन्वेस्टर जो था जनरल अटलांटिक, उसने IPO में माल छोड़ा था OFS के थ्रू। उसके बाद ये लार्ज ट्रेड्स के थ्रू एग्जिट हो रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये 1 साल का टेन्योर खत्म हुआ है कृष्णा मेडिकल का, उस 1 साल के टेन्योर के बाद ये अपने स्टैगर्ड वे में सेलिंग चल रही है इनकी। जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने कल 12,10,000 शेयर्स बेचे। ये सारा का सारा ICICI प्रूडेंशियल ने खरीद लिया, पूरा चंक 12,10,000 शेयर्स के आसपास। KIMS को आज के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव भी हो जाता है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल, इसीलिए KIMS को ग्रीन लेके चल रहा हूं। तीसरा स्टॉक एक और बढ़िया लास्ट ट्रेड, वो था V-Mart रिटेल को लेकर। इसका भी साल का चार्ट खींच के लाइएगा स्क्रीन पे। V-Mart बढ़िया ऑफ हाईज ट्रेड करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, और ये बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेशन के बैंड में था। कल इसका प्राइस और वॉल्यूम, लास्ट ट्रेड हुआ तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ। V-Mart रिटेल में कल प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 3 लाख शेयर्स बेचे, ऑलमोस्ट ये पूरी क्वांटिटी 2,88,000 शेयर अमांसा होल्डिंग्स ने कल खरीद लिए। कंसोलिडेशन के दौर से, बहुत रेंज बाउंड दौर से ये स्टॉक गुजरता हुआ। रखिए इसको रडार पे। अच्छे इन तीनों ही स्टॉक्स में बढ़िया प्लेयर्स की एंट्री होती है, इसीलिए सबको ग्रीन मान के चल रहा हूं। ओके, मैंने तो सरकारी बैंक और बैंक चुने हैं क्योंकि कल एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट पढ़ने मिली। हालांकि हल्का हल्का लोगों को मालूम रहा होगा कि क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 15.5% की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसने डिपॉजिट ग्रोथ को आउटपेस कर दिया। डिपॉजिट ग्रोथ 9.5% की है। ये बहुत, मतलब कई सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि डिपॉजिट की से ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ है, जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे बैंक। तो कॉरपोरेट लोन या पर्सनल लोन, होम लोन, इस तरीके के तमाम जो लोन है, वो जो इंडिविजुअल लोन होते हैं तो काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कॉरपोरेट लोन लेंडिंग कम हो रही थी। लेकिन अब उसमें भी बहुत तेज़ पिकअप है। 15.5% की ग्रोथ, मुझे ध्यान है कि 6-7-8 साल पहले शायद ऐसी ग्रोथ होती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोअर बेस पे, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि इसने आउटपेस किया प्री कोविड लेवल को भी। तो क्या बैंकों के बीच में अब डिपॉजिट के लिए एक डिमांड बढ़ रही, चेज़ होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। तो SBI चूँकि लीडर है, उसको बड़ा फ़ायदा है कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी। बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर परफॉर्मर से एकदम आउट परफॉर्मर बन गया और लगातार तेज़ी उसमें बनी हुई है। एक्सिस और ICICI बैंक रख लीजिए। तो ये 4 बड़े बैंक इसलिए क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में हर तरह के लोन का साइज़ काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़े डोमिनेंस है, प्रेजेंस है, ग्रोथ है। तो मैं लगता है कि बैंक सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये क्रेडिट ग्रोथ जो है काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इसकी वजह से इसमें आप ध्यान दे सकते हैं सरकारी बैंकों में, प्लस एक्सिस और ICICI बैंक में भी। बावजूद इसके कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, फिर भी क्रेडिट ग्रोथ इस तरह की है। क्यों है? क्योंकि शायद लोगों की बैलेंस शीट भी अच्छी हुई है, कंपनीज़ की बैलेंस शीट भी अच्छी हुई है और बैंकों की बैलेंस शीट भी अच्छी हुई। कल डिस्कस भी करे थे आवाज़ अड्डा में। तो तीनों तरह की बैलेंस शीट जब बेहतर होती है तो क्रेडिट ग्रोथ ऐसी देखने को मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बैंक पे ध्यान रखना चाहिए, 2 सरकारी और 2 प्राइवेट। बढ़िया।
लार्ज ट्रेड से अब आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा डिफेंसिव पे जा रहा हूं, खबरों के साथ, तड़के के साथ। तो दो फार्मा कंपनीज, पहला नैटको फार्मा को स्क्रीन पर लेकर आइएगा और इसका साल का चार्ट भी खोल दीजिएगा साथ में। पिटा हुआ स्टॉक, अब वॉल्यूम प्राइस एक्शन कुछ पिकअप होता हुआ, शार्प वॉलेटिलिटी ये स्टॉक इस समय झेल रहा है तगड़े डाउन ट्रेंड के बाद। कल अपडेट आया कि इसको CTPR, अब उसके फुल फॉर्म में जाके अच्छा है कि ये नाम बेटर है, CTPR को अप्रूवल मिला है। CTPR बेसिकली इंसेक्टिसाइड है जो कई सारी फसलों, क्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। 2000 करोड़ रुपए प्लस का कहा जाता है एस्टिमेटेड इस देश के अंदर मार्केट साइज है, और इसको लॉन्च का अप्रूवल मिला है। और ये असल में फंसा हुआ मामला था, ऐसा नहीं कि कोई नई प्रोडक्ट है और जिसको लॉन्च का अप्रूवल मिला। ये दिल्ली हाई कोर्ट से इनको नॉट मिला है। कोर्ट में मामला क्यों गया था? क्योंकि ये एक लीगल बैटल में थे कैलिफोर्निया बेस्ड एक एग्री साइंसेज कंपनी है FMC, उसके साथ इसी CTPR को लेकर। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको मंजूरी दे दी है भाई इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। अच्छी खबर, नैटको फार्मा पिटा हुआ स्टॉक, होपिंग थोड़ा सा ग्रीन शेड्स नजर आने चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर, ये दूसरा स्टॉक है, इसकी तो बहुत खबरें आ रही हैं बीच बीच में, लेकिन ये स्टॉक चल के नहीं दे रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक रैंक अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। बीच में खबर आई थी कुछ लॉन्च या मंजूरी की, आपको याद होगा, स्टॉक चला था, वापस फिजल आउट होके जब वो खबर आई थी उन्हीं लेवल्स पे आके वापस खड़ा हुआ है। तो एक रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, साल का चार्ट स्क्रीन पे खींच के देख दीजिए, और ये जो इसका रेंज है लोअर एंड की, वहां पे आके खड़ा हुआ है। तो जरा सा मेक और ब्रेक लेवल भी हो गया उसके हाथ से। अगर दिन के दौरान ग्रीन शेड नहीं आ रहे तो बहुत दूर रहिएगा स्टॉक से, क्योंकि बहुत बीटन डाउन है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। इसकी एक दवा को DCGI से, यानी कि CDSCO से मंजूरी मिली है। एक स्प्रे है, हेमोस्टैटिक स्प्रे, उसे अप्रूवल मिला है। ये प्रोडक्ट जो है हेमरेज को प्रिवेंट या रिड्यूस करने में मदद करता है, और कई सारे एक्सीडेंट, डोमेस्टिक इंजरीज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रोडक्ट को नॉट मिलना डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छी खबर। पिटा हुआ स्टॉक पर वॉच आउट करना है। और ये दोनों फार्मास्यूटिकल मेजर जिनकी बात करी मैंने, मेजर तो नहीं है, दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दोनों ध्यान रखिएगा रैंक अंडर परफॉर्मर्स। इरकॉन इंटरनेशनल ले आइए स्क्रीन पे। इरकॉन इंटरनेशनल वो सरकारी कंपनी, तो इसमें महानदी कोल फील्ड्स, वो कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है, उससे 256 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको इरकॉन इंटरनेशनल को मिलता हुआ, सिर्फ इसीलिए ग्रीन लेके जाते हैं। अगले दो स्टॉक यानी 5th और 6th नंबर पे शूज़ कंपनी है मेट्रो ब्रांड्स। कल दिन के दौरान काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रहा था। मोतीलाल ओसवाल की कवरेज शुरू हुई है तमाम। ये तो एक है इंस्टेंट, लेकिन ये मुझे ध्यान है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स से लगातार और परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनकी जो पोजीशनिंग है मार्केट में वो बाटा, रिलैक्सो, इन तमाम से अलग है। थोड़ा प्रीमियम का ज़्यादा इनके पास जोर है, और इस वक्त अगर आप मार्केट में देखेंगे तो वो सारी चीज़ें या वो सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां प्रीमियम। अभी थोड़ी देर पहले आशीष ने आपको बताया कि ऑडी कार के दाम 2.5% बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा 6 महीने बाद उनकी बिक्री भी उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई दिखेगी आपको। तो ये एक समय की विडंबना है इस समय की, प्रीमियम ब्रांड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। 815 के आसपास ट्रेड करा, ये बेहतर है। इसी के साथ रिलैक्सो भी, रिलैक्सो प्रीमियम ब्रांड में नहीं है, ये सस्ते कॉस्ट वाले प्रोडक्शन में है, लेकिन इनकी सेल्स अनप्रेसिडेंटेड। ये मेरा चैनल चेक है। तमाम छोटे शहरों में अगर आप जाके देखिए तो एकमात्र शोरूम आपको मिलेगा फुटवेयर का जहाँ लाइन लगी रहती है, भीड़ होती है, वहाँ पे बहुत बिकता है इनका माल। तो वॉल्यूम जनरेट करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको शूज़ वाले में जाना है तो अदर कंपनीज भी ठीक होंगी, लेकिन अगर आपको सस्ती कॉस्ट वाले कंपनीज में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, तो आपको रिलैक्सो देखना चाहिए, और प्रीमियम में आपको जाना है तो आपको मेट्रो देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि फुटवेयर सेक्टर में ये दोनों ही बेस्ट पोजीशन, तो इसीलिए इनको आज रखा है। और साथ ही अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो ज़बरदस्त बिक्री भी इसमें होने वाली है, तो मुझे लगता है इन दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। इस बीच जापान का आ गया रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा, कितना आया? 3% बढ़ा। कोर CPI 2.8% पे पहुंचता हुआ एस्टिमेट से ज्यादा। सब झेल रहे हैं सब हमारे साथ, सबके साथ, सब महंगाई की मार जो है ना, रीएडजस्टमेंट हो गया एक्चुअली। हर चीज़ अब आप नए तरीके से देखिए। ट्रेन के टिकट देखिए, बहुत महंगे हो गया।
आप बहुत दिन से यात्रा करें नहीं आप। ना, हम तो छुट्टी का देते हैं आपको, हम कहाँ गए? हम आपको जितनी छुट्टी देते ना, आप फ्लाइट से निकल लेते हैं। उधर की महंगाई आपको दिख नहीं रही है कि 8-8 हज़ार रुपए की निकलते भी टिकट। वहाँ है जहाँ देख ले सबसे सस्ता चल रहा है, चलो यही घुमाते। भाई अब सस्ता भी नहीं रह गया है। हाँ, सस्ता नहीं फ्लाइट रह टिकट गया। मिनिमम न्यू 7-8 नॉर्मल हज़ार रुपए डिफरेंट की होती है। हाँ, न्यू नॉर्मल। अब आप वो पुराने माइंडसेट के साथ अगर सर्च कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब मैं न्यू नॉर्मल के हिसाब से सर्च करना शुरू करो। Exactly. तब तो कुछ समझ में आएगा। तो उसी तरह से आप ट्रेन भी न्यू नॉर्मल समझ लीजिए। वो पहले जो 1800 रुपये राजधानी मुंबई दिल्ली का टिकट मिल जाता था, आप भूल जाइए, आप डबल करिए इसको। मेरा मन है वो जो एक नई ट्रेन हमने दिखाई थी सफेद वाली, वंदे भारत। वंदे भारत, वो मुंबई अहमदाबाद चलनी है। चलो तो इधर से जाया जाए, जरा बैठ के मजा आए, देखें कैसी है। वो शुरू होने वाली है शायद जल्दी। हम कल दीपावली अपडेट आया है कुछ? किसी दिन वो भावा देखना पड़ेगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। फिर उसकी सब वो यात्रा जांच करनी करें। चाहिए। मैंने सुना खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ। नहीं, राजधानी में मजा आता है, मुंबई दिल्ली वाली। कहाँ बात भटक गए सोचे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। चलो ब्रेक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का यह मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेस किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और साथ ही पिक्सेल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद। आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी कुछ बदला है और आजकल तो ऑफ कोर्स एवरीवनस गोइंग
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं मेरी टीम के वो रेड वाले होंगे और वो आईटी के हैं। HCL टेक्नोलॉजीज और TCS टेक महिंद्रा तीनों एक साथ दिखा रही है। तो ये इसमें JP मॉर्गन का ये मानना है कि आईटी सेक्टर में जो है दिक्कत बनी हुई है, मीडियम टर्म में इनके मार्जिन में और दबाव देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेंड है वो वीकनेस वाला है और ये जो प्री कोविड लेवल और इस वक्त का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं गैप फिलअप होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से रैली हुई थी। तो इस वजह से आईटी सेक्टर में बेरिश। अच्छा, दूसरा इसका कारण देखिए, जब भी ब्याज दरों का यूएस में चर्चा होती है सबसे ज़्यादा बेचारे आईटी पिटते हैं। नैस्डैक में सबसे ज़्यादा गिरा, 21% नैस्डैक नीचे इस साल। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव रहेगा, मॉर्गन साहब ये कह रहे हैं। टाटा एलेक्सी में स्पेशली उनका मानना है कि ये स्टॉक 85 के मल्टीपल पे जो फॉरवर्ड चल रहा है ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है और ये और नीचे आएगा। तो यहाँ पे कमज़ोरी के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं उनको। हालांकि हमको ध्यान है बीच में 10,000 रुपये पार कर गया था, अभी 8700 पे आ गया है। तो इसमें उनका मानना है कि ये यहाँ से भी लगभग आधे तक जा सकता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चारों वाले आईटी जो हैं इसको ध्यान रखिएगा और इसमें हमको लगता है रेड में ट्रेड हो सकता है। अच्छा, अगले 4 स्टॉक्स में अलग अलग न्यूज फ्लोज के चलते स्टॉक्स। पहला तो बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एक्विजिशन हो गया, क्रॉम्पटन ग्रुप की एंटिटी है। पर वो एक्विजिशन के बाद क्रॉम्पटन प्रमोटर्स का कह लीजिए 88.78% स्टेक है। तो भाई मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, शायद मीटअप करने की जरूरत है, इसीलिए OFS आ रहा होगा लार्जली। तो अब इस OFS में प्रमोटर एंटिटी क्रॉम्पटन ग्रीव्स करीब 10.72 लाख शेयर्स बेचने की तैयारी कर रहा है। ये OFS जो है, ऑफर फॉर सेल जो है, ये आज से खुल रहा है। आज नॉन रिटेल, कल रिटेल की बात है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, आज लार्जली डिस्कवरी हो जाएगी प्राइस की। जो OFS का फ्लोर प्राइस है 1370 रुपए, 1500 वाला स्टॉक का 1370 मतलब 8-9% कल की क्लोज पे एक डिस्काउंट पे ये ऑफर फॉर सेल रखा जा रहा है। होपिंग ये शायद आज इन रेड कामकाज करता हुआ नजर आए। दूसरा रेड में जो स्टॉक लेके चल रहा हूं वो है कैनफिन होम्स। बहुत हद तक सेकेंड हाफ में तो स्ट्रीट में अपडेट चल ही रहे थे, पता लग रहा था कि कुछ दिक्कत आ रही है। खैर वो प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली कुछ कह रहा था, हर जगह चर्चा में आ रहा था। ये स्टॉक 7.25% कल गिरा तमाम अटकलों के बीच पे, और बाजार बंद होते से ही 3:30 पे बाजार, मेरे ख्याल से 3:33 पे ये अपडेट आ गया कि इस कंपनी के MD और CEO साहब जो हैं गिरीश कौसगी, वो भाई रिजाइन कर रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे वो रिजाइन है और रीजन साइड करा गया प्राइमरली पर्सनल रीजंस के चलते। पर स्ट्रीट कल से कुछ अटकने लगाए बैठा हुआ है, कुछ कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा है। तो थोड़ा सा वो ओवरहैंग बना हुआ है स्टॉक पे। जब तक मैनेजमेंट से रूबरू ना हो, बातचीत ना हो, समझ में ना आए, तब तक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसीलिए शायद ये स्टॉक आज फिर दबाव में रहे, तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। हालांकि कल अच्छा प्रेशर और बहुत हद तक न्यूज हमने भाव में डाइजेस्ट करना शुरू कर दी थी। दूसरा फिर इसका रब ऑफ, कल कैनरा बैंक फिर भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, ऑफ हाई जरूर आया, पर बैंक, सरकारी बैंक तड़का लगी था, कल भी फ्लेवर में थे। तो इसका इंटरडे चार्ट कल का जब आएगा तो ऑफ हाई आने शुरू हुआ 1%, लेकिन फिर भी मजबूत था। मैं प्योरली कैनरा बैंक पसंद आ रहा है। सरकारी बैंक में, चुनिंदा सरकारी बैंक में स्ट्रीट की पसंदीदा बेट में से एक है कैनरा बैंक, ध्यान रखिएगा इस समय। उसकी नई ऐप, इसके नए ब्रांचेस, बड़ी तारीफ है उन सबको लेकर, वो अलग अपनी जगह डिबेट। ये प्रमोटर्स हैं कैनफिन होम्स के, इनके पास करीब 30% स्टेक है कैनफिन होम्स का। तो आई एम होपिंग ये रब ऑफ जो है यहाँ पे आज थोड़ा सा नजर आएगा। शायद कैनरा बैंक रेड में ट्रेड करे और गैप अप के साथ शुरुआत करे पूरा बाजार, ये भी ग्रीन की शेड्स हो तो वॉच आउट करेगा। ठंडा पड़ने लगे तो एक अच्छा ट्रेड बनने के मौके मिल सकते हैं। खैर वो आपका इंडिपेंडेंट एडवाइजर आपको बताएगा। HDFC बैंक बैंकिंग एज अ स्पेस स्वीट स्पॉट में, कल अगर थोड़े से बैंक पस्त पड़ रहे थे तो फाइनेंशियल तो उसी जगह ले ली थी। ये पूरी पॉकेट दरअसल बैंक्स और फाइनेंशियल्स की स्वीट स्पॉट पे बनी हुई। मुझे लगता है आज फिर से बैंक थोड़ा सा और रिजम्पशन आउट परफॉर्मेंस के मूड में आ जाएंगे। और HDFC बैंक लेके चल रहा हूं इस समय इन ग्रीन। हालांकि कई सारे बैंकिंग स्टॉक, कई सारे जी ने मेंशन भी कर रखे हैं, रखिए पूरे बैंकिंग एज स्पेस को रडार पे। HDFC बैंक थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, इसीलिए बस
लीडर है और अपने पीयर्स ने बहुत कैचअप कर दिया इसके साथ, ये अपने कुछ ओन सेट ऑफ इश्यूज से जूझ रहा है, लेकिन है बेस्ट इन ब्रीड। मुझे लगता है ये अच्छे एक्यूमुलेशन जोन्स हैं स्टॉक के। थोड़ा सा ग्लोबल क्यू सपोर्टिव रहे, मूड कंड्यूसिव रहा इंडियन इक्विटीज का, तो ये बैंक अच्छे रिटर्न्स देने का यहाँ से दमकम रखता है। खैर वो निकानी आज होपिंग इन ग्रीन ट्रेड करेगा। इस नोट पर एक काम करते हैं, 10-10 स्टॉक्स हो चुके हैं, लौट के आएंगे तो इन 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। के प्रायोजक हैं LIC। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है compared to last 2-3 years. हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था because of the performance of the business. You know, हमारा business almost 100% year on year से बढ़ा है from last year to now. So and बहुत ही चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की जो सीधा सौदा की टीम है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। लार्ज ट्रेड्स हुए थे, जो एंट्री करी प्लेयर्स ने उनको देखते हुए एडवांस एंजाइम्स, किम्स और वीमार्ट रिटेल ग्रीन, नैटको, शिल्पा मेडिकेयर अप्रूवल्स आते हुए इसीलिए ग्रीन, इरकॉन को ऑर्डर मिला। बटरफ्लाई गांधीमती का आज OFS खुलेगा, सिर्फ इसलिए रेड लेके चल रहा हूँ। कैनफिन होम्स कुछ कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं और CEO साहब का रिजिग्नेशन थोड़ा सा उन कंसर्न्स को थोड़ा सा और बढ़ाता है। कैनरा बैंक प्रमोटर है, इसीलिए रबॉफ के तौर पे रेड रख रहा हूं। बैंक्स पसंद आज भी आ रहे हैं, सिर्फ HDFC बैंक को रेड ग्रीन लेके चल रहा हूं, शायद होपिंग कि कल का मोमेंटम आज भी सस्टेन करेगा।
चलिए नज़र डालिए उस सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक्स आज मुझे लगता है थोड़ा फिर से एक बार रडार पर रहेंगे, क्योंकि इंडिया रेटिंग्स की वो रिपोर्ट कहती है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है 15.5% की, उसने डिपॉजिट ग्रोथ को बड़े मार्जिन से आउटपेस किया और लगातार ये बना हुआ है। और इससे ये समझ में आता है कि जो इंडस्ट्री इकोनॉमी का चक्का बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ मल्टी ईयर हाई पे है। तो SBI, बॉब, एक्सिस और ICICI इसलिए क्योंकि ये इनका पोर्टफोलियो हर तरह के लोन के लिए काफ़ी बड़ा है। मेट्रो ब्रांड्स और रिलैक्सो फुटवेयर में आजकल थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। मोतीलाल की रिपोर्ट्स भी आई है सेक्टर के लिए, तो इस पर ध्यान दिया सकता है। लेकिन IT में दबाव रहेगा। HCL, TCS, टाटा एलेक्सी और टेक महिंद्रा। JP मॉर्गन का मानना है कि इसमें वो बेयरिश हैं और आगे मार्जिन पे प्रेशर बना रहेगा। और US में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो एक बार फिर से नैस्डैक पे और ग्रोथ स्टॉक्स पे प्रेशर मिलेगा। टाटा एलेक्सी से स्पेशली हाईलाइटेड है क्योंकि ये 85-90 के मल्टीपल पे चल रहे हैं। उनका मानना है कि ये यहाँ से आधा होगा कम से कम, क्योंकि इतना ज़्यादा 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं IT में थोड़ा सा दबाव रह सकता है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। मंगलवार का दिन है आज और कृपा बनी रहेगी। और जिस तरीके के संकेत अमेरिका से हैं, भारत में है, उससे कोई दिक्कत फौरी तौर पे दिखती नहीं है। हालांकि कल DIFIs का मूवमेंट बहुत हल्का था। उनको लगता है छुट्टी चले गए थे, कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। और यूएस में लोग डिबेट में ज़्यादा बिजी हैं काम करने की वजह। एक अड्डा वहाँ के लिए लॉन्च किया जाना चाहिए। तो उस तरह का माहौल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजार जो है डिकपल्ड है, स्टॉक वाइज तो डिकपल्ड है। उधर कुछ भी हो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरू क्या ऐसा ही है क्या? डेटा में यही बता रहा है। हाँ, शायरी में भी कुछ ऐसे ही लिखा है नीरज जी। आपकी भावनाओं को मैंने रात को ही समझ लिया था और पिरो दिया था उसको 4 पंक्तियों में। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा। क्योंकि हाँ देखिए, FIs छुट्टी भी नहीं थे, थोड़ा बहुत डाला, 300 करोड़ डाला, उसमें अपना काम हो गया, डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट हो गया। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि हरा रंग बिखरा है, हरा रंग बिखरा है, देख जिधर भी देख, पलटा डाउ रात को ऐसा, सारे चौंक गए देख, 75 होगा कि होगा एक, अभी भी माथा बच्ची जारी, अपने लिए तो फूफा का मूड, यही है दुनिया सारी। मंगल की ये बेला है, कहता है अपना इतिहास, मंगल को मंगल होगा, मन में रखिए विश्वास, मन में रखिए विश्वास। आशीष, मंगल को ऐसे मंगल संकेत आ भी रहे हैं, विश्वास रखिए। बढ़िया मूव्स डिलीवर होते हुए हर टिक के साथ SGX निफ्टी बढ़त बढ़ा रहा है। SGX निफ्टी जब 7 बजे था तो 100 पॉइंट ऊपर था, अब धीरे धीरे करके 150 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। क्यों इस तरह की तेजी के संकेत आ रहे हैं और कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इस पर आगे आ रहा हूं। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।